गुजरात के भुज शहर में 3 पुलिस फोर्स एक महिला पर नजर रख रहे थे। वो महिला क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, बल्कि यही नहीं, वो कौन से फ्लाइट में बैठने वाली है, वो फ्लाइट से कहाँ जाने वाली है, 24 घंटे इस महिला पर नजर रखी जा रही थी। और दूसरी तरफ गुजरात के कच्छ देहाती कलेक्टर प्रदीप शर्मा पर भी नजर रखी जा रही थी। दोनों की मूवमेंट पर एटीएस नजर रख रही थी। एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जो कि देश को आतंकवाद से बचाता है। पर सवाल ये है कि आम आदमी पर एटीएस नजर क्यों रख रही थी, इसके पीछे कारण क्या था। पल पल की सारी इन्फॉर्मेशन एटीएस के द्वारा अमित शाह तक पहुंचाई जा रही थी और अमित शाह सारी इन्फॉर्मेशन को नरेंद्र मोदी तक पहुंचा रहे थे। ये घटना है 2009 की और इस घटना को नाम दिया गया स्नूप गेट। इस घटना के बाद पता चलता है कि यह महिला नरेंद्र मोदी की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी। पर आखिर कौन है यह महिला, इसका नाम क्या है। जिस मोदी की छवि किसी भगवान से कम नहीं, वो ये काम कैसे कर सकते हैं। वो एक गरीब चाय वाला थे। भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। इनके पास रहने के लिए घर नहीं था। इन्होंने 40 साल तक भिक्षा मांग कर खाई। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। ये इतने गरीब थे कि इनके पास पहनने के लिए बचपन में जूते नहीं थे। मामा मुझे रास्ते में देखा है, ऐसे ही स्कूल जाता है, जूते नहीं है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं। पर इतनी गरीबी होने के बावजूद भी ये यूएस के 29 स्टेट्स का दौरा कर चुके थे। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। जो इंसान इतना मान हो, जिसकी लोग मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, आखिर इनका नाम स्नूप गेट में कैसे आ गया। क्या है पूरा सच, आइए जानते हैं। सत्रह सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर में मोदी जी का जन्म हुआ। उस वक्त भारत के अधिकांश घर मिट्टी, ईंट और पत्थर के हुआ करते थे और मोदी जी का घर उनमें से एक था। मोदी जी का घर 560 स्क्वायर फीट का था और इनके घर में 3 कमरे थे और उस समय ये घर होना बहुत ही बड़ी बात थी। 1956 में मोदी जी 6 साल के थे। इनके पिता की वडनगर स्टेशन पर एक चाय की दुकान हुआ करती थी और वो वहाँ जा करके अपने पिता के काम में हाथ बटाया करते थे। और इसलिए कि मोदी के भाई कहते हैं वो एक चाय वाला के बेटे हैं, ना कि चाय वाला। 8 साल की उम्र में मोदी जी आरएसएस से जुड़ते हैं। 13 साल की उम्र में जशोदा बहन से सगाई हो जाती है और 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। 1970 में मोदी जी 20 साल के थे और उस समय वो आरएसएस में प्रचारक का काम करते थे। 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ तब संघ ने इनको बीजेपी में भेज दिया। इनका काम था ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के लिए काम करना, बीजेपी की गुजरात में पकड़ को मजबूत करना। 1992 में मोदी ने एकता यात्रा का ऐलान किया, पर ये बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। एकता यात्रा का उद्देश्य था लोगों को एकत्र करना और बीजेपी का प्रचार करना और मोदी को एक लीडर की तरह उखड़ना, पर ये बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। अन्य साथियों के साथ सुबह 8:25 पर लाल चौक पहुंच गए। इस समय मोदी जी की उम्र 42 साल थी। ऐसा पहली बार था कि मोदी जी के हाथ से सत्ता फिसल रही थी और इसी समय बीजेपी के लीडर शंकर सिंह वाघेला ने नरेंद्र मोदी को अपने टीम में लेने से इनकार कर दिया। एकता यात्रा के बाद मोदी की इमेज अपनी पार्टी में भी खराब हो चुकी और मोदी जी ने अगले 10 साल तक अपनी पकड़ फिर से पार्टी में मजबूत की। इस बार उन्होंने ऐसी पकड़ बनाई कि उसके खिलाफ कोई भी पार्टी में नहीं बोल सकता था। 26 जनवरी 2001 गुजरात के भुज में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है। इस भूकंप के कारण पूरा भुज शहर तहस नहस हो जाता है। करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इसी दिन रिपब्लिक डे था। कई सारे बच्चे हाथ में झंडा लेकर गलियों में दौड़ रहे थे और तभी यह भूकंप आ जाता है और कई सारे बच्चे बेगुनाह मारे गए। उस वक्त गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल थे। अचानक से भूकंप आने के कारण से मेडिकल फैसिलिटीज और फर्स्ट एड टाइम पर नहीं पहुंच रहे थे और इसी कारण से जनता केशुभाई पटेल की सरकार से नाराज हो गई थी और तभी बीजेपी ने एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने तुरंत सरकार बदल दी। केशुभाई पटेल को हेल्थ इशू बताकर तुरंत मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया। मोदी के सीएम बनने के बाद गुजरात का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया, लोग खुश थे। अब जो इसके बाद होने वाला था वो पूरी गुजरात का इतिहास बनने वाला था।
ये भूकंप से भी बहुत ही बड़ा घटना था। 27 फरवरी 2002 के दिन साबरमती एक्सप्रेस कांड हो गया और एसेक्स कोच में आग लग गई। खबर ये फैली कि मुसलमानों ने आग लगाया था और ये खबर आग की तरह पूरे गुजरात में फैल गई। और इसी दिन नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई। इसमें कई सारे नेता और अधिकारी थे, कई सरकारी ऑफिसर्स और कई पुलिस ऑफिसर्स भी थे। और पीएम मोदी ने कहा, हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो, मतलब कि इन दंगों को होने दो। इनको तब पुलिस ऑफिसर्स ने वार्न भी किया था पर इन्होंने नहीं सुनी। ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें पब्लिक सोर्स में अवेलेबल है। मैं सारे सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर को ये आदेश दिया कि उन्हें कुछ नहीं करना है, जो करेंगे अब हिंदू करेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। पुलिस को कोई एक्शन लेने नहीं दिया गया और अगले ही दिन 28 फरवरी 2002 ये घटना पूरे हिंदू मुस्लिम दंगों में बदल जाता है। एसेक्स कोच में जो भी लोग मरे थे उनकी बॉडी को गुजरात के अहमदाबाद में ले जाया गया और माहौल को गर्म किया गया और तब ये माहौल दंगों में बदल गया। बजरंग दल और वीएचपी के लोग सड़कों पर उतरकर मुसलमानों को मारने काटने लग गए। बजरंग दल के लीडर बजरंगी बाबू ने ये खुद कबूल किया है कि उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी को काटा है, कई सारे छोटे छोटे बच्चों को काटा है और बाद में इनको मोदी जी ने ही जेल से छुड़वाया। मोदी को क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते हैं कि ये गुजरात दंगा पूरी सोची समझी चाल है मोदी जी की। एक हिंदू वाली छवि बनाने के लिए इन दंगों को होने दिया गया। इन दंगों का मकसद ये था, मोदी के खिलाफ जो भी बोल रहा है उन्हें रास्ते से हटा दो। ऐसा ही केस देखने को मिला है। एहसान जाफरी जो कांग्रेस के पूर्व सांसद थे, उन्हें इन दंगों के बहाने मार दिया गया। हजार लोगों की भीड़ एहसान जाफरी के घर पड़ रही थी। एहसान जाफरी दंगे में फंसे हुए महिलाओं और बच्चे को बचाने के लिए मांग कर रहे थे। उन्होंने मोदी जी को फोन भी किया और उन्होंने दंगों को रोकने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए मांग की। उन भीड़ ने एहसान जाफरी को झुंड से निकाला, उनके कपड़े फाड़े और उन्हें दंगे रैलियां करवाई और बाल में काट कर आग में डाल दिया। और एहसान जाफरी की बीवी जाकिया जाफरी ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रही थी। इस घटना के बाद मोदी की इमेज बहुत ही बदल जाती है। हर तरफ मोदी की इमेज एक कट्टर नेता की तरह हो गई और साथ ही साथ पूरे देश में मोदी की इमेज एक विलन की तरह हो गई। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने मोदी का वीजा बैन कर दिया इस घटना के बाद और इंटरनेशनल और नेशनल टीवी पर मोदी को एक विलन दिखाया। हिरेन पंड्या बीजेपी के लीडर जो खुद मोदी से नफरत करते थे, उनका बहिष्कार करते थे, उन्होंने इनके खिलाफ गवाही दे दी। हिरेन पंड्या ने मोदी के खिलाफ गवाही देते हुए कहा, मोदी ने अपने आवास पर नेताओं और पुलिस कर्मियों की बैठक बुलाई थी और पुलिस कर्मियों को कहा, आपको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे अब हिंदू करेंगे, हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो। एक तरफ गोधराकांड में एहसान जाफरी को मार दिया गया और दूसरी तरफ अब बारी थी हिरेन पंड्या की। हिरेन पंड्या ने मोदी के खिलाफ गवाही देते हुए कह दिया था कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को कुछ नहीं करने के लिए बोला था। 26 मार्च 2003 हिरेन पंड्या अपने घर से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और जैसे ही वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और तभी इनकी हत्या कर दी जाती है। हिरेन पंड्या के पिता और इनकी पत्नी ने बार बार कहा सही जाँच के लिए, पर फिर भी मोदी को SIT ने क्लीन चिट देते हुए ये कह दिया, जब हिरेन पंड्या सभा में थे नहीं तो ये एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। एहसान जाफरी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। बिना प्रॉपर जांच किए मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। कई सारे सोर्सेस कहते हैं कि मोदी के खिलाफ जितने भी एलिगेशंस थे और उनके प्रूफ थे उनको मिटाने के लिए ही SIT कमेटी बनाई थी। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल भी हो सकता है। जब बाबू बजरंगी को बचाने के लिए मोदी ने जजेस बदल लिए और बाद में सेटिंग की, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे मोदी पर बहुत ज्यादा ही एलिगेशंस लग रहे थे। एक तरफ गुजरात दंगे का एलिगेशन, दूसरा एहसान जाफरी मर्डर केस का और तीसरा हिरेन पंड्या का। सारे एलिगेशंस मोदी की इमेज खराब कर रहे थी और अब बारी थी मोदी को अपनी इमेज सुधारने की। अपनी इमेज सुधारने के लिए इन्होंने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की और अपने भाषण में हिंदूवादी की जगह विकासवादी भाषण देने लगे। वाइब्रेंट गुजरात का मकसद गुजरात को डेवलप करना नहीं था, मोदी की इमेज सुधारने के लिए था। इसमें कई सारे बिजनेसमैन और लीडर्स आए हुए थे गुजरात में निवेश करने के लिए और गुजरात को डेवलप करने के लिए और मोदी की PR करने के लिए। 2004 में मोदी जी हिल गार्डन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे थे और तभी वहाँ वो पहली बार माधुरी से मिलते हैं। ये वही महिला है जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी और यही मोदी की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, पर असल में माधुरी का असली नाम मानसी सोनी है, जो गुजरात के भुज शहर के फेमस ज्वेलरी प्राणलाल सोनी की बेटी है। मैंने आपको जितने भी बातें बताई हैं ये सारे सोर्सेज से ली गई हैं। मैंने अपना कुछ ऐड नहीं किया है। मैं सारे रिसोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर लेना। मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा। मोदी और मानसी का मिलना धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही होने लगा, यहाँ तक कि मानसी मोदी के आवास पर 2 दिनों तक रही। धीरे धीरे दोनों बहुत ही करीब आ चुके थे, यहाँ तक कि मोदी जी मानसी से बात करने के लिए न्यू ईमेल आईडी और न्यू सिम लेने के लिए बोलते हैं। और ये सारी चीजें कलेक्टर प्रदीप शर्मा, जो उस वक्त के हिल गार्डन प्रोजेक्ट के कलेक्टर हुआ करते थे, ये सारी चीजें वो देख रहे थे। और मानसी को मोदी से मिलाने वाले प्रदीप शर्मा ही थे। प्रदीप शर्मा ने पहली बार मोदी और मानसी को मिलवाया
और मानसी अक्सर प्रदीप शर्मा को मोदी के द्वारा भेजे गए एसएमएस को दिखाया करती थी। ये उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला है। और इसी बीच मोदी ने अपनी इमेज को वर्ल्ड वाइड सुधारने के लिए एप्को वर्ल्ड वाइड को हायर किया। ये एक पीआर कंपनी है जो सेलिब्रिटीज और सुपरस्टार के पीआर करती है। और मोदी ने अपनी इमेज सुधारने के लिए, यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड सुधारने के लिए एप्को वर्ल्ड वाइड को हायर किया। एप्को वर्ल्ड वाइड ने सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में काम किया। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में भी इमेज की इमेज ठीक कर दी। हर महीने मोदी की इमेज सुधारने के लिए $25,000 खर्च हुआ करते थे। ये पैसा आम जनता से आधा था जो इस देश के टैक्स पेयर हैं। 2009 आते आते मोदी और अमित शाह को प्रदीप शर्मा पर शक हुआ। ये वही प्रदीप शर्मा है जिनकी कहानी हम कह रहे थे। प्रदीप शर्मा के पास एक सीडी है जिसमें मोदी और मानसी की कुछ फोटोज और वीडियोस हैं। अगर ये फोटोज और वीडियोस लीक हो जाते, मोदी की इमेज फिर से खराब हो जाती। इस चीज को लीक से रोकने के लिए स्टार्ट हुआ स्नूपगेट इन्वेस्टिगेशन। एटीएस के 3 पुलिस ऑफिसर, जिनमें से एक जीएल सिंघल थे, ये तीनों मिलकर दोनों पर नजर रख रहे थे। मानसी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, प्रदीप शर्मा क्या कर रहे हैं, ये सारी पल पल की इन्फॉर्मेशन अमित शाह तक पहुंचाई जा रही थी। और अमित शाह सारी इन्फॉर्मेशन को नरेंद्र मोदी तक पहुंचा रहे थे। मानसी जहाँ जहाँ जाती, सारी इन्फॉर्मेशन मोदी तक पहुंचती। और ये सब मिलकर पता लगा रहे थे क्या सचमुच प्रदीप शर्मा के पास कोई सीडी है या नहीं। पर प्रदीप शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बताया उनके पास ऐसी कोई सीडी नहीं थी। पर फिर भी उनको 2010 में एक करप्शन के केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ एप्को वर्ल्ड वाइड ने मोदी की इमेज पर बहुत ही अच्छा काम। अब मोदी की छवि गुजरात दंगे से हटकर एक विकास मंत्री की तरह हो गई। अब वो अपने स्पीचेस में हिंदूवादी नहीं बल्कि विकासवादी भाषा देने लगे। बल्कि सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मुस्लिम नेताओं के साथ भी उठना बैठना करने लगते। पर इसी समय 2010 में अमित शाह को जेल जाना पड़ता है सुब्रुद्दीन इनकाउंटर केस में। 2012 में गुजरात में विधानसभा इलेक्शन था और तभी प्रशांत किशोर मोदी के स्ट्रेटेजिस्ट बनकर काम कर रहे थे। इस वक्त गुजरात की मीडिया मोदी जी के कंट्रोल में थी और सोशल मीडिया पे मोदी के स्पीचेस वायरल हो रहे थे। प्रशांत किशोर ने सही टाइमिंग पर सही नीति बनाई। इन्होंने गरीब माँ का बेटा, चाय पे चर्चा जैसे शो को टीवी पर बहुत दिखाया। मोदी जी के लिए 3D रैली और डिजिटल कैंपेन भी कराया। और देखते ही देखते बीजेपी विधानसभा इलेक्शन जीत जाती। और जुलाई 2013 में स्नूपगेट का खुलासा हुआ। जीएल सिंघल जो खुद स्नूपगेट का हिस्सा थे, उन्होंने खुद सीबीआई को जाकर 270 कॉल रिकॉर्डिंग्स थमा दी। पर हैरानी की बात यह है जीएल सिंघल ने ऐसा किया कि क्या कारण था। इसके लिए हमें 2004 में जाना पड़ेगा, जब मोदी और मानसी के बीच प्यार का माहौल था। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात दंगों के बाद मोदी की इमेज बहुत ही खराब हो जाती है, एक कट्टर नेता की तरह हो जाती है। और इसी चीज को सुधारने के लिए मोदी ने पीआर करवाई। पर पीआर से काम नहीं बना। मोदी को एक ऐसी छवि चाहिए थी जो देश के लोगों की उम्मीद बने। आतंकवाद विरोधी, विकासवादी छवि तो मिल जाती, पर आतंकवाद विरोधी छवि बनाने के लिए मोदी को चाहिए था एक आतंकवाद। और इसी कारण पुलिस ऑफिसर ने एक आतंकवाद को पकड़ा जिसका नाम था इशरत जहां, जो कि 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। इशरत जहां और इसके साथ 3 साथी, पुलिस ने इनकाउंटर में इन चारों को मार दिया। और न्यूज मीडिया में बताया है ये चारों लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी एजेंसी से जुड़ी हुई थी। ये चारों मिलकर मोदी को मारने के लिए प्लान बना रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने जानबूझकर इन चारों को किडनैप किया, इन चारों को मारा पीटा, इनको ड्रग्स का सेवन कराया और बाद में इनको इनकाउंटर में मार दिया। और इस इनकाउंटर के सबसे बड़े आरोपी जीएल सिंघल थे। और जीएल सिंघल ने अपने आप को इस केस से बचाने के लिए वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग सीबीआई के हाथ दे दी। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि मोदी की छवि आतंकवाद विरोधी बनाने के लिए इशरत जहां का एनकाउंटर किया गया। कोबरा पोस्ट और गुलेल.com ने ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिकली अवेलेबल कर। और इतना सब कुछ होते होते 2014 का इलेक्शन आ गया और बीजेपी ने इस जीत को जीतकर इतिहास बना दिया। और बीजेपी की सरकार बनने के बाद आप देख सकते हैं देश की हालत। हमने इस वीडियो में देखा कि मोदी की छवि जो हिंदूवादी है वो असल में पहले कैसी थी, कैसे धीरे धीरे इसको बनाया गया, इसमें कितना ही घिनौना काम किया गया। इनमें कई सारे मासूमों को जान देनी पड़ी। इशरत जहां, हिरेन पांड्या, एहसान जाफरी, सभी को मरवा दिया गया सिर्फ पीआर के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो यहीं पर खत्म हो गया। ये वीडियो स्टार्ट ही हुआ। ये तो पार्ट 1 था, अभी इसका पार्ट 2 भी बाकी है। अभी पार्ट 2 में आपको और सच जानने को मिलेगा बीजेपी की जीत की बात की कहानी। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को मेरी आसान भाषा में समझने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। एक चीज है जो बीजेपी की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है, वो है मीडिया। अगर देश की मीडिया स्वतंत्र होती तो आज बीजेपी नहीं जीत पाती। इस वीडियो में मैंने बताया है कि मीडिया कैसे बिकी हुई है, क्या मीडिया की सच्चाई है, ये मीडिया क्यों मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। अगर ये मीडिया इंडिपेंडेंट होती तो आज मोदी इस पोजीशन पर नहीं होते। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ये वीडियो जरूर देखें और मीडिया का पूरा सच जानें। और तब तक मैं मिलता हूं इसका पार्ट 2 में। जय हिंद।